नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अल्पसंख्यकों में महिलाओं की स्थिति को पढ़ेंगे कि अल्पसंख्यकों में महिलाओं की क्या स्थिति है। पिछले 6 दशकों के दौरान महिलाओं ने शिक्षा के हर क्षेत्र में प्रवेश करके अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं और विभिन्न चुनौतीपूर्ण व्यवसायों में सफलता प्राप्त की है। इसके बावजूद आज भी अधिकांश महिलाओं के पैरों में परिवार की अपेक्षाओं के दुर्भेद्य लैंगिक भेदभाव और समाज के पक्षपातपूर्ण रवैये की बेड़ियां पड़ी हुई हैं। महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन उन्हें जीवन में भेदभाव का सामना करना ही पड़ता है। पूरे देश में महिलाओं की जाति और वर्ग, समुदाय और पंथ के अनुसार उनकी स्थितियां अलग अलग हैं। आज की महिलाओं की स्थिति उनके आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक उपलब्धियों का समग्र स्वरूप है, जिसे उस क्षेत्र की विकास परिस्थिति के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। भारत का संविधान न केवल महिलाओं को समता का अधिकार देता है, बल्कि राज्य को भी यह शक्तियां प्रदान करता है कि वह उनके जीवन के हर क्षेत्र में उनके संरक्षण और प्रगति के लिए विशेष उपाय करे तथा उनके लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान करे। उसके अनुसार राज्य में न केवल महिलाओं को समग्र बाधाओं को दूर करने, भेदभाव को मिटाने के कदम उठाए हैं, बल्कि महिलाओं को संगठित होकर संघर्ष करने की भूमिका निभाने के लिए भी अधिक सार्थक प्रयास किए गए हैं। गत 60 वर्षों के दौरान महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, जिसे राष्ट्रीय नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों, स्कीमों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जहां महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज की है, उसके अलावा समय समय पर गठित किए गए विशेष समितियों और आयोगों के परिणाम स्वरूप नीतियों में परिवर्तन किया गया है तथा कार्यक्रमों और योजनाओं के लागू करने के लिए संस्थागत संरचनाओं की स्थापना की गई है। इसके अलावा भारत उन देशों में से एक है जिसमें सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों और घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जैसे मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 तथा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार पोषण 1959, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने संबंधी संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1979 तथा बाल अधिकार घोषणा 1989। भारतीय महिलाओं ने दीर्घकालिक अथवा अथक प्रयास से दकियानूसी समाज से उबरने में सफलता प्राप्त करके आज यह स्थिति प्राप्त कर ली है, जहां वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आती हैं। आज उनके हित के लिए अनेक कानून हैं, नीतियों की भरमार है, ऐसे कार्यक्रमों की कोई कमी नहीं है। उन्हें पितृसत्तात्मक परिवार के लोह कपाटों से बाहर की दुनिया में पांव रखने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं तथा कुटुंब की उलझनों, रूढ़िवादी प्रथाओं, परंपराओं, अंधविश्वासों को नहीं मानने के लिए उनकी मदद करते हैं। इतना होने के बावजूद जमीनी वास्तविकता यह है कि महिलाओं का समानता का दर्जा दिए जाने और उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अभी बहुत किया जाना शेष है। शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में हमने बहुत प्रगति की है, किंतु महिलाओं की भागीदारी अपेक्षा से बहुत कम है। महिलाओं की आयु में वृद्धि हुई है, परंतु आज भी MMR अत्यधिक ऊंची है। देश के जिन भागों में आज की महिला, शिशु और बालिका मृत्यु दर बहुत ही अधिक है, प्रति 10 वर्ष जनगणना की अवधि के दौरान लाखों लड़कियां और औरतें लापता हो जाती हैं। 6 वर्ष तक की आयु के बालकों में लड़के लड़कियों के अनुपात में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या आज तक के सबसे निचले स्तर तक पहुंच गई है। पूरा पश्चिमोत्तर क्षेत्र जन्मी और अजन्मी बालिकाओं का सबसे बड़ा हत्यारा बनकर उभरा है। देश में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में निरंतर वृद्धि हो रही है और साथ ही उनको रक्षार्थ कानूनों में भी वृद्धि हुई है, किंतु वे कानून पूरी तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाए हैं। उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग की महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। समाज के निचले स्तर पर महिलाएं कछुआचार से
ग्राम प्रधान और सरपंच बन गई हैं, परंतु संसद और विधानसभाओं में आज भी पुरुषों का ही वर्चस्व कायम है। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा सामान्यतः अल्पसंख्यकों और विशेषतः महिलाओं और लड़कियों का शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ापन ग्रामीण क्षेत्रों और कुछ एक अन्य क्षेत्रों के कम विकास के प्रमुख कारण है। इन समुदायों की महिलाएं अपने उच्च मध्यम वर्गीय शहरी महिलाओं के काफ़ी पीछे हैं। विकास में अंतर क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय स्तर पर बहुत अंतर है। गंगा के समृद्ध प्रांतों जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी देश उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गरीब और निरक्षर रहते हैं। यह समृद्ध प्रांत पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों, मध्य भारत तथा दक्षिणी प्रायद्वीप जहाँ सघन उद्योग है को प्रभावित करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य क्षेत्रों में नया सेवा क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। अधिकांशतः उच्च तकनीकी और प्रोफेशनल शिक्षण संस्थान दक्षिण और पश्चिम क्षेत्रों में स्थित हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इनकी संख्या अधिक है। विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों और अवसरों के इस असमान वितरण को सूक्ष्म स्तर और व्यापक स्तर पर लिंग भेद, जाति, वंश और धर्म के भेद को राज्यों के आधार पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि लड़कियों तथा महिलाओं के लिए अति सक्रिय नीतियां और कानूनों के बावजूद लैंगिक भेदभाव की नीति आज भी जारी है। लड़कियों तथा औरतों के जीवन की बागडोर आज भी ऐसी पैतृक प्रणाली और संरचना में समीहित है जहां महिलाओं को पारंपरिक बेड़ियों में कसने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। निर्णय लेने वाला भी प्रारूप और संपत्ति का अधिकार भी पुरुष ही है। लड़की के जन्म से पूर्व ही उसके साथ भेदभाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो उसकी मृत्यु तक चलती रहती है। भारत की जनसंख्या में महिलाओं की संख्या पुरुषों से 3.6 करोड़ कम है, जो कि गंभीर बात है। इसमें भी खतरनाक बात यह है कि 6 वर्ष तक की आयु तक की वर्ग में बहुत तेजी से गिरावट आई है और इस आयु वर्ग में 6 करोड़ लड़कियां कम है। इसके अलावा लड़कियां लड़कों से ज़्यादा काम करती हैं, परंतु उन्हें लड़कों की तुलना में कम खाना मिलता है और उनका स्वास्थ्य कमजोर होता है। उन्हें शिक्षा और प्रशिक्षण भी कम मिलता है। सामाजिक परंपरा के अनुसार लड़के और लड़कियों में भेद के आधार पर न केवल लड़कियों के साथ खेलकूद, शिक्षा, स्वास्थ्य और खाने पीने के मामले में भेदभाव किया जाता है, बल्कि उन्हें यह विश्वास दिलाकर बड़ा किया जाता है कि समाज में महिलाओं का दर्जा नीचा है और पुरुषों का ऊंचा और वह पुरुषों की तुलना में कम सक्षम है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस संबंध में धर्म एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक भूमिका निभाता है। धर्म इस परंपरा को मजबूती प्रदान करता है। महिला का पुरुष के नियंत्रण में रहना अनिवार्य है। धार्मिक साजिश के अंतर्गत परिवार में महिला की भेदभावपूर्ण स्थिति को पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है। धर्म चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, इस्लाम हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म है, सभी प्रमुख धर्मों के धर्मशास्त्रों में और धर्म स्थानों के पंडित, पुजारी, मौलवियों उपदेशों में महिलाओं की पुरुषों से निम्न सिद्ध किया जाता है। स्त्री के स्त्रीत्व को सदैव हिंदू धर्म की पौराणिक परंपराओं के आदर्श रूप में ही देखा जाता है और उसे पैतृक परिवार संस्था में दूसरा दर्जा देने के लिए हर हथकंडा अपनाया जाता है। महिलाओं के स्तर के बारे में सभी धर्म उसे एक ही अर्थात आदर्श नारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। एक ही धर्म को मानने वाली स्त्री को जीवन स्थिति पुरुष से भिन्न होती है और जबकि उसके जीवन पर उसकी अर्जन क्षमता, रोजगार, ग्रामीण शहरी व्यवस्था, शैक्षिक स्तर का प्रभाव पड़ना जरूरी है। प्रत्येक अल्पसंख्यक समूह में कुछ महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करती हैं, जबकि कुछ महिलाओं का जीवन स्तर काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट वीडियो में हम महिलाओं के अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।